नीदरलैंड में एम्स्टर्डम का ये एक बाहर एक स्टेशन है और इसको बेसिकली ये होटल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे होटल्स हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह ये है कि जितने टूरिस्ट आते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में, उनको इन होटल्स में ये होता है। और ये पूरे होटल्स हैं दाएँ बाएँ, इसके दरमियान ये ट्रेन स्टेशन है जिसको एम्स्टर्डम स्लोटज़िक कहते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये अगर आपने आना हो तो आप इस स्टेशन को ज़हन में रखें। यहाँ होटल ले लें, ये इकनॉमिकल भी है और शहर के करीब भी है। यहाँ से पे ट्रेन्स मिलती हैं आपको और आप सेंटर में चले जाते हैं। सेंटर में होटल ज़रा थोड़े से छोटे भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, तो ये ज़्यादा। अब इसके साथ ही आप देखेंगे ना, यहाँ ये देखें साइकिलों की पार्किंग है, ये ह्यूज पार्किंग। और ऐसी पार्किंग आपको पूरे नीदरलैंड में हर जगह पे नज़र आती है। ये देखें, आप किसी मुल्क में भी जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग होती है, या उसके साथ साथ मोटरसाइकिल की, मोटर बाइक्स की होती है। तो यहाँ पे साइकिलों की पार्किंग है, तो लोग आते हैं साइकिलों पे, यहाँ साइकिल अपना पार्क करते हैं, ट्रेन लेते हैं, आगे चले जाते हैं काम पे, और वहाँ से फिर वापस आके दोबारा यहाँ से लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। तो ये नीदरलैंड के बारे में कहते हैं कि जितने लोग हैं उससे डबल साइकिल है यहाँ पे। एम्स्टर्डम का सेंटर है, और ये सामने अगर आप इस साइड पे आएंगे तो ये इनका ट्रेन स्टेशन है। तो ये इसको एम्स्टर्डम सेंट्रल कहते हैं। तो यहाँ से आप निकलते हैं, उसके बाद ये ब्रिज है, और ब्रिज से ऊपर होते हुए आप सेंटर में आ जाते हैं। ये देखिए सारा सेंटर है, तो सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं, 7 गलियाँ हैं। इन गलियों के अंदर बहुत एक्टिविटी होती है। ये सामने जो है ना, इसको कहते हैं डैम स्क्वायर। इस डैम स्क्वायर के अंदर बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें सामने आपको एम्स्टर्डम सेंट्रल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से लोग निकलते हैं और उसके बाद आगे जाना शुरू कर देते हैं। देखिएगा ये 2 गेट्स हैं इसके, 2 गेट्स हैं इसके। एक वो वाला जहाँ से हम निकले थे वो है, और दूसरा ये सेंटर है। एंटर होने के लिए ये जो है ना सबसे बेहतरीन रास्ता है ये। उसके बाद ये समंदर है, यहाँ से बोट्स मिलती हैं। इन बोट से आप पूरी जो कैनाल्स हैं उनको आप विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए बोट टूर्स होते हैं इनके बड़े मज़ेदार, और ट्राम चलती है यहाँ पे अंदर, तो इन ट्राम को एंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये कैनाल टूर्स यहाँ से वो मिलती है आगे प्रॉपर, यहाँ से फेरीज मिलती हैं। ये फेरीज तो ये पूरा कैनाल का टूर लगाती है। क्योंकि इसके अंदर कैनाल्स हैं बहुत ज़्यादा, और ये कैनाल इसलिए बनाई हुई है ताकि ये, क्योंकि शहर नीचा है और समंदर ऊपर है, तो जब समंदर के अंदर तूफ़ानी आती है तो ये कैनाल्स इसलिए हैं कि पानी इनके अंदर आ जाता है तो उससे सेफ़ हो जाते हैं। ये कोई मसला नहीं होता इनको, वरना ये पूरा शहर डूब जाए। तो शहर को डूबने से बचाने के लिए ये सब पूरा प्रोसेस किया गया। अब हम आगे जा रहे हैं, और ये यहाँ पे 2 किस्म के, बल्कि 3 किस्म की आपको फेरीज मिलती हैं। एक फेरी ऐसी है जिसके अंदर लंच होता है और डिनर होता है, और एक ऐसी फेरी है जिसके अंदर ड्रिंक्स होते हैं और वो इंक्लूडेड होते हैं उसके अंदर। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल क्लियर फेरीज हैं विदाउट एनी ड्रिंक्स एंड लंच एंड डिनर्स। तो बेस्ट ये है कि आप ये वाला लें, ये इकनॉमिकल है। इसके अंदर 14.50 अडल्ट्स के लिए हैं और 10.50 बच्चों के लिए हैं। तो आप यहाँ से टिकट ख़रीद सकते हैं। ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ है कासा, और उसके बाद ये फेरी है और इसके अंदर बैठ के 1 आवर का ये टूर होता है। तो यहाँ से आप जब आप एंटर होते हैं तो उसके बाद यहाँ से टिकट मिलते हैं ये, और उसके बाद सामने फेरी है।
लाइंस हैं और उसके बाद बेल भी लगी हुई है उसने। ये पूरा सिस्टम है इधर से टिकट्स का। अच्छा, अगर आपके पास बच्चा है ना तो आपके पास बच्चे की आईडी होनी चाहिए, नहीं है तो वो फुल चार्ज करते हैं उसको। तो उसके बाद फिर ये है, अब आपने इसके अंदर बैठना है। इसके अंदर ये देखें, ये बोट है और जब आप बोट के अंदर बैठ जाते हैं तो उसके बाद फिर ये, और सर आपने बचाना है, मैं लंबा हूँ तो उसका नुकसान ये हुआ है कि 3 मरतबा तो मेरा सर खड़क गया इधर। लेकिन एनी हो, ये सब कुछ आपने करना है, तजर्बा है ये सारा। और इसके अंदर टॉयलेट भी है और ये फ्री है, बाकी बाहर जाएंगे तो फ्री नहीं है। एम्स्टर्डम एक ज़रा थोड़ा सा महंगा शहर है क्योंकि टूरिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो अब आप इसको सस्ता ना समझें। अगर आपने वाशरूम जाना तो वो भी बड़ा महंगा है। तो बेहतर ये है कि यहाँ वाशरूम इस्तेमाल ही ना करें, पाकिस्तान से होके आया करें। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ बड़ी सस्ती है। वो जब आप बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है। एयरपोर्ट में जब मैं आता हूँ ना तो वहाँ पे जब हम सूटकेस रैप करवाते हैं तो दुनिया में सबसे सस्ती रैपिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और सबसे महंगा जो है ना वो सिंगापुर है, $50 वो चार्ज करते हैं एक बैग को रैप करने का। तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ, यार आप सबसे सस्ते हो। अब देखिए 50 रुपये में आपका पूरा बैग रैप हो जाता है, जबकि पूरी दुनिया में बहुत महंगा है। यानी यूरोप के अंदर तो 25 से $26 यूरोज़ और 30 यूरोज़ तक लगते हैं एक रैप के। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में मोटरवेज़ के ऊपर जो वहाँ पे बहुत अच्छे 5 स्टार किस्म के वाशरूम्स हैं जिसके अंदर एसी भी लगा हुआ है, और उसमें सिर्फ आप 50 रुपीज़ देते हैं और उस पर भी मुँह बनाते हैं और उस पर भी आपकी पूरी कोशिश होती है कि बगैर पैसों के आप घुस जाएँ, जो बड़ी ज़्यादती है। और यहाँ पे कम से कम 50 जो सिक्के हैं, यानी कि हाफ यूरोज़ रुपया लगता है, हाफ यूरोज़ लगते हैं यहाँ। मैं आपको बता रहा था कि अगर एम्स्टर्डम में आप हैं तो आपको इसे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये बड़ा मज़े का, क्योंकि इसके अंदर कैनाल्स हैं बहुत ज़्यादा। और एम्स्टर्डम में कैनाल इसलिए हैं कि समंदर ऊंचा है और ये शहर नीचा है। तो अब अगर ये कैनाल्स ना बनाते तो एक मरतबा सैलाब आता, पूरा शहर डूब जाता। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कैनाल का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें बाहर से कुछ सैलाब आ भी जाता है या बहुत कुछ सुनामी भी आ जाता है तो ये जो कैनाल्स हैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, सारा उसको घेर लेती हैं और पानी जो है वो शहर को डिस्टर्ब नहीं करता। तो कहते हैं कि जिस तरह पानी ऊपर आ रहा है तो अल्टीमेटली ये शहर कभी ना कभी डूब जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसके डूबने से पहले आप इसको देख लें, क्योंकि क्राइसिस बहुत आने वाले दिनों में है। और ये तकरीबन 1.5 से 2 मीटर ऊंचा है, यानी 1.5 से 2 मीटर समंदर ऊंचा है और ये शहर नीचे है उसके, और उसके आगे एक दीवार लगाई है और उस दीवार से इन्होंने कंट्रोल किया है। तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि कहाँ से गुजर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो आप इसको देखते जाएं और एंजॉय करें टूर को फ्री। मैं फ़ैसला किया हुआ है कि आप सबको फ्री पूरी दुनिया दिखा दूँगा। मैंने ये लेट फ़ैसला किया है, इसलिए 119 मुल्कों में जहाँ मैं पहले जा चुका हूँ वो तो आप मिस कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी पहले कई मरतबा आया हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड की जाएँ, आपका पैसा ज़ाया ना हो। जो मज़ा फ्री का है ना जी, वो पैसे खर्च करने के बाद नहीं आता, ये मैंने सीखा है। A la derecha pueden ver la Basílica de San Nicolás, también conocida como Iglesia de San Nicolás. Lleva el nombre del patrón de Ámsterdam, San Nicolás. Esta iglesia se compromete en especial con los más desamparados de la ciudad y tiene un papel importante para los residentes del centro urbano. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable. सेंट निकोलस का चर्च है, बड़ा पुराना चर्च है ये। अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देखना है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। ये एक होटल है डबल ट्री बाय हिल्टन, बिल्कुल कैनाल के ऊपर है। तो यहाँ पे ना पूरी एक्टिविटी बहुत होती है। आप जिस साइड पे निकल जाएं लोग ही लोग और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस शहर के अंदर एक अट्रैक्शन है। अब पता नहीं वो अट्रैक्शन क्यों है, कैसी है कि लोग इस शहर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एम्स्टर्डम।
तो लोग आके इसको देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं मैं आज तक वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर सका। मैं कुछ 6 मरतबा आया हूँ इस शहर में, लेकिन मैंने देखा है कि हर मरतबा नए से नए लोग आते हैं। अगर आपने ऊपर से जो एक बिल्डिंग देखी थी, ये बेसिकली यहाँ पे शिपिंग कंपनीज़ के दफ्तर हैं और इसको कहते हैं 1000 विंडोज़ बिल्डिंग। इसके अंदर 1000 खिड़कियाँ हैं, इसकी वजह से 1000 बिल्डिंग, इसको कहते हैं 1000 विंडोज़ बिल्डिंग। और ये टनल है जिसके अंदर से गुजरना है। ये देखें बिल्डिंग जो है ना, इसकी 1000 खिड़कियाँ हैं, इसलिए 1000 विंडोज़ बिल्डिंग कहते हैं। बड़ी पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पे शिपिंग कंपनीज हैं, 6 शिपिंग कंपनीज हैं इनकी बड़ी, उन सब के ऑफिस यहाँ पे। वो कहते हैं यहाँ पे गोश्त भी रहते हैं, 235 रूम्स ऐसे हैं जिसके अंदर गोश्त रहते हैं। तो अगर आप भूत हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक जगह है, एक रूम अवेलेबल है। यहाँ पे ये बोट हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग ये बोट हाउसेस हैं, देखें ये पूरे घर होते हैं जो बोट्स के अंदर। बोट हाउस है, आप देखें इसके अंदर पूरी फैमिली रह रही है। बोट हाउसेस देखें आप यहाँ पे, इनके अंदर लोग मज़े से रहते हैं। ये सब बोट्स हैं, उनके अंदर घर बने हुए हैं और जब चाहते हैं ये आगे ले जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है लोगों को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़मीन नहीं घेर रहा है। ज़मीन यहाँ पे बहुत महंगी है। बोट हाउस के अंदर रह रही है खातून, ये कपड़े धो के सुखाने लगी है यहाँ पे। तो कपड़े, हर औरत कपड़े धोती है बेचारी, और सुखाने के लिए उसने अपना सिस्टम भी रखा होता है। ये जो आपको लकड़ी के नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कश्तियाँ बांधने के लिए था। पुराने ज़माने में भी शिप्स बांधे जाते थे यहाँ पे। ये देखिए कश्ती बंधी हुई है, तो कश्तियाँ बांधने के लिए, शिप्स रोकने के लिए। आगे से इन्होंने प्रॉपर एक पानी रोकने का बंदोबस्त किया हुआ है। जब दिल करता है ये सब केनाल सिस्टम है अंदर ही अंदर। ये जो बोट हाउसेज हैं, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, सीवरेज सिस्टम भी होता है इनके साथ। सीवरेज सिस्टम कनेक्टेड होता है बाहर के सीवरेज सिस्टम से, और ये टैक्स भी देते हैं। वो देखें उन्होंने एक टेरेस भी बनाया हुआ अपने बोट हाउस पे, इसके अंदर भी वो देखें ऊपर सफाई भी कर रही है खातून अपनी छत की। Yeah, houseboats are very expensive because you need a permit to put your boat somewhere. And the city is not अब ये बोट हाउसेस बड़े महंगे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको परमिट चाहिए। विदाउट परमिट आप बोट हाउस नहीं बना सकते। Basically, you're paying for the spot. In front of us on the left side, you can see that little green boat. This was sold last year for 375,000 euros. 375,375 euro. That's the minimum. इन्होंने देखें गार्डन भी बनाया हुआ ऊपर। If you have a nice boat and a good spot, एक गार्डन बनाया हुआ। 1.5 or 2 million. But that one, 360,000, 375,000. On the left, on the top, is the Rembrandt house is behind the black house. The house with the Rembrandt, window shutters. It is a रेम्ब्रांड इनका बहुत पुराना पेंटर है, और उसके घर है, उसका यहाँ पे वो दिखा रहे हैं रेम्ब्रांड हाउस। यहाँ पे ब्लैक हाउस के पीछे है रेम्ब्रांड। रेम्ब्रांड उसको लिखते हैं, रेम्ब्रांड बोलते हैं ये लोग। मशहूर पेंटर था। तो इनके बड़े मशहूर पेंटर हुए हैं, एक वैन गॉग और दूसरा रेम्ब्रांड।
ट्यूलिप्स यहाँ की मेन चीज़ है। ये सारा इसीलिए ऊपर एक बना हुआ है, यहाँ पे ये पेंटर्स पेंटिंग बनाते हैं क्योंकि ये रेम्ब्रांड का इलाका है। ये देखिए ये सब छोटे छोटे ये पेंटर्स हैं और उसके साथ साथ ये कपड़े बेचने वाले लोग भी बैठे हैं। तो इस टाइप के शॉपिंग यहाँ पे बहुत होती है। शॉपिंग बाजार होते हैं ये बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। गाड़ियों पे लोग आते हैं, अपना सामान लगाते हैं, फिर निकल जाते हैं। Die Oper steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Brunnen zu finden sind. El olmo es la especie de árbol más característica de Ámsterdam. Los olmos llevan más de 400 años en los canales y forman parte del patrimonio mundial. देखते जाएं और एंजॉय करें इसको। You now see a row of crooked houses, also known as the dancing houses. Links sehen Sie eine ganze Häuserreihe, die schief steht. Man nennt sie auch die tanzenden Häuser. A la izquierda ven una hilera de casas inclinadas, también conocidas como las casas danzantes. These houses were built on piles. These piles began to अब मुझे आप एम्स्टर्डम से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि कितनी मज़ेदार जगह है ये। और जब आप आएँ तो इसको ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको फ्री दिखा दिया है सब कुछ, और इसकी गलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, उसमें कैफ़ेज़ हैं, उसके अंदर आइसक्रीम पॉलर्स हैं। फिर यहाँ पे एक डैम स्क्वायर है जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा डैम स्क्वायर, और भी बताऊंगा कि क्यों लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए एम्स्टर्डम पे। थैंक यू वेरी मच।